गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हमारा अमल सार के उदाहरण चल रहा है। उसके अंदर कल डेफिनेशन की थी। डेफिनेशन के बाद आपको बड़े जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है वो करनी है। तो इसके अंदर एक तो ये क्वेश्चन करना है कि पीतल एवं तांबे के जो बर्तन हैं, बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। जो हमारे पास पीतल होती है और तांबा होता है, पीतल और तांबा दोनों की दोनों क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। और जितनी भी धातुएं हैं वो सारी धातुएं जब भी खट्टे पदार्थों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो रसायन जो क्या करती हैं, वो एक विषैले जो रसायन होते हैं उनका वो निर्माण करती हैं। यानी कि जो होता है खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अम्ल होता है, और धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तब विषैले पदार्थों का निर्माण करती हैं। इसीलिए जो पीतल एवं तांबे के बर्तन हैं उनके अंदर हमें दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जब भी हम पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ रखते हैं तो दही और खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर अम्लों की उपस्थिति होती है, और अम्ल क्या करते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक गैस का निर्माण करते हैं। इसलिए जो है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में हमें खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या कहता है, देखिए धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैसें उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक होगा Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो यहाँ से ये क्या करता है, जो H2 है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जो H2 है, इस H2 को यहाँ से जिंक क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसकी जगह के ऊपर जिंक आ जाता है Zn और SO4 का SO4, यानी ZnSO4 बन जाता है, और प्लस में जो ये H2 था वो बाहर निकल जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है। तो जब भी धातु जो होते हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। जगह यदि हमारे पास अम्ल जो होता है वो अगर उसके अंदर आयनों का निर्माण होता है, यानी ये जो भी हमारे पास विद्युत का चालन करता है, कोई भी विद्युत का चालन करता है तो वो आयनों की वजह से करता है। और अम्ल का जलीय विलयन का मतलब क्या होता है, जो अम्ल है उसको हमने पानी के अंदर घोला हुआ है, और यदि हम अम्ल को पानी के अंदर घोलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आयनों का निर्माण होता है। और आयनों का निर्माण होने की वजह से वो क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास सूखा अम्ल है, सूखे अम्ल के अंदर से यदि हम विद्युत धारा गुजारना चाहेंगे तो वहाँ पर विद्युत धारा उसके अंदर से नहीं गुजरेगी। क्यों नहीं गुजरेगी, क्योंकि वहाँ पर उसके अंदर जो आयन है, आयनों का निर्माण नहीं हुआ है। तो जब तक आयनों का निर्माण नहीं होता है तब तक विद्युत जो उसके अंदर से नहीं गुजरती है। और यहाँ पे दिया गया है कि अम्ल का जलीय विलयन, तो अम्ल का जलीय विलयन का मतलब क्या होता है कि अम्ल जो है वो पानी के अंदर घुला हुआ है। यदि अम्ल पानी के अंदर घुला हुआ है तो उसके अंदर आयनों का निर्माण हो चुका है, और इसलिए वो क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। उसके बाद दूसरा है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। देखिए शुष्क का मतलब होता है सूखा, हाइड्रोक्लोरिक गैस क्या होती है, अम्ल होता है HCl जिसको कहा जाता है। अब शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस यानी कि सूखा जो HCl है वो शुष्क लिटमस पत्र, अब जो लिटमस पत्र है वो भी क्या है, सूखा है। हाइड्रोक्लोरिक का तो जो गैस है वो तो अम्ल है, और लिटमस पत्थर वो भी सूखा है। उसका रंग क्यों नहीं बदलती है, क्यों नहीं बदलती है, क्योंकि उसके अंदर आयनों का निर्माण नहीं होता है। आयनों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर पानी की उपस्थिति नहीं है, और जब तक पानी की उपस्थिति नहीं होगी तब तक वहाँ पर आयनों का निर्माण नहीं होता है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है, क्योंकि वहाँ पर जल नहीं है, और जल न होने की वजह से वहाँ पर जो अम्ल है उसका आयनीकरण नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है वो क्या करती है, उसका रंग नहीं बदलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए जो अम्ल है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। जब भी हम अम्ल के विलयन को तनुकृत का मतलब क्या होता है, कम करना। अम्ल है उसके अंदर जो पानी है, पानी के अंदर जो अम्ल है उसकी मात्रा को कम करना, तो क्या होगा, जो आयन है वो क्या होंगे, कम होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम पहले तो आधा लीटर पानी के अंदर जो है 200 ग्राम चीनी उसके अंदर घोलते हैं, फिर तो वहाँ पर जो है उसकी मिठास ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वहीं 200 ग्राम चीनी को यदि हम 1 लीटर के अंदर घोलते हैं तो वहाँ पर जो मिठास है उसकी वो कम हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे आयनों की बात है। तो जब अम्ल है, अम्ल की मात्रा कम होती जा रही है, पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो पानी की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी तो वहाँ पर अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, प्रति इकाई आयतन उसके अंदर क्या होगी, कमी होगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रति इकाई आयतन उसके अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कमी हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, H+
दूसरा क्वेश्चन है H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो H पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है, आयनों का निर्माण होना। तो जितने ज़्यादा आयनों का निर्माण होगा उतनी उसकी सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। सांद्रता का मतलब क्या होता है, अम्ल ज़्यादा होना। तो और जितनी H पॉजिटिव आयन कम होंगे उतना ही उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से ये क्या करता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आते हैं ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ये लगातार जो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। एक तो ये आपको याद करना है, कैल्शियम क्लोराइड है इसका फॉर्मूला, तो ये है ही CaOCl2। इसका दूसरा नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, जो हमारे जो नाई की दुकान होती है वहाँ पर जो फेस वॉश होती हैं उनके अंदर क्या होती है, ब्लीचिंग पाउडर होती है। तो जो वो ब्लीचिंग पाउडर होता है विरंजक चूर्ण है, इसका उपयोग CaOCl2, इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग और किसके अंदर किया जाता है, जो ऊन होती है, जो नहीं सिकुड़ती है उस ऊन को बनाने के अंदर किया जाता है। या फिर जो हमारा पानी होता है, पानी के अंदर यदि कोई कीटाणु है, रोगाणु है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। क्लोरोफॉर्म होती है, क्लोरोफॉर्म CHCl2 जो होती है, उसको बनाने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण कौन करता है, किससे होता है, बुझे हुए चूने से होता है, CaOH जो होता है उससे किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक तो फॉर्मूला याद करना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी CaSO4 1/2H2O। तो CaSO4 1/2H2O ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, जिप्सम का निर्माण करता है। तो ये जिप्सम का निर्माण करता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2। देखिए इसके अंदर तो यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 1/2 था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो CaSO4 1/2H2O जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है, यानी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो पानी जब उसके अंदर मिलाया जाता है तो वो जिप्सम का निर्माण करता है। जिप्सम का निर्माण, देखिए नीचे अभिक्रिया दी गई है कि CaSO4 1/2H2O और आगे 1/1/2H2O पानी जब इसके अंदर हम मिलाते हैं तब किसका निर्माण होता है, जिप्सम का निर्माण होता है। जो हमारे POP होती है, छतों के ऊपर जो POP की जाती है वो क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। हड्डियाँ जो है प्लास्टर किया जाता है, भाई हड्डी टूटने के बाद उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इस तरह से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। उसके बाद क्या कहता है, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन, अभ्यास के क्वेश्चन जो उनके अंदर कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। लाल को नीला कौन करता है, सारक करता है। और सारक का pH मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 8 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 7 तक pH मान जो होता है वो अम्ल का होता है और 7 के ऊपर उदासीन होता है। 7 के बाद 8 से 14 तक जो होता है वो सारक होता है। तो अब यहाँ पे लाल से नीला कर रहा है तो इसका मतलब सारक है। और सारक यहाँ पे pH मान देखिए कितना होगा, उसका 10 होगा, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कोच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। ये चूने के पानी को दूध या कर देता है, तो उस विलयन में क्या होगा, तो उस विलयन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो अच्छी तरह से करने हैं।